हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मल्टीपल स्किल प्लेटफॉर्म। आई एम महिमा रत्नाकर और आप सीख रहे हैं कंप्यूटर क्लास फ्रॉम बिगनिंग टू एडवांस्ड लेवल। तो क्लास नंबर 4 कल हम ले नहीं पाए थे किसी वजह से। उसमें हम पढ़ने वाले थे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास में। तो कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम कुछ इस तरीके से हैं। ये मैं ऑलरेडी पहले भी आपको समझा चुकी हूँ, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। पर ये एक इतना छोटा सा टॉपिक नहीं है, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, हो सकता है ये 2-3 क्लास में जाए। तो सबसे पहले कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में सबसे नंबर 1 हम कंपोनेंट पढ़ेंगे CPU, विच इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो व्हाट इज़ CPU? द प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर दैट एक्ट्स एज इट्स कंट्रोल सेंटर, यानी कि ये सब चीज़ें कंट्रोल करके रखता है। ऑल्सो रिफर्ड टू एज द सेंट्रल और मेन प्रोसेसर, तो इसको सेंट्रल और मेन प्रोसेसर भी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी का कॉम्प्लेक्स सेट होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ही उलझा हुआ, क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ें कंट्रोल करके रखता है, तो फिर ये कॉम्प्लेक्स तो होगा ही ना। तो ये कॉम्प्लेक्स होता है दैट रन्स द मशीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऐप्स, और जो मशीन के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं और ऐप्स होती हैं, ये सब इसको रन करता है। और सबसे बड़ी बात, CPU को हम कहते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। तो ये कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है, और एक ये जनरल नॉलेज की भी चीज़ है कि हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ CPU। CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। उसमें हमने देखा कंपोनेंट्स ऑफ CPU में हमने ऑलरेडी देख चुका था। ये थोड़ी सी और ही डिस्क्रिप्टिव पिक्चर है, इसीलिए मैंने इसे इसमें यूज़ किया है स्लाइड में। देखिए, इनपुट यूनिट के बाद जो पूरा प्रोसेसिंग सिस्टम होता है ना, उसी को ही सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है, जिसमें आपका क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? कंट्रोल यूनिट, क्लॉक सर्किट। कंट्रोल यूनिट में 3 चीज़ें होती हैं: क्लॉक सर्किट, लैच सर्किट और रीसेट सर्किट। इसमें ALU होता है, एरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। एंड मेमोरी यूनिट होती है, रजिस्टर और कैश मेमोरी मेमोरी यूनिट में आती है। ठीक है। और ये जो है रीसेट यूनिट, ये कंट्रोल यूनिट मेमोरी यूनिट से कनेक्टेड होती है, और एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इनपुट से पूरा सिस्टम प्रोसेसिंग में जाता है, इसके बाद हमें आउटपुट मिलता है। इनपुट के बाद जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो जुड़ी होती है मेन मेमोरी से, क्योंकि मेन मेमोरी से जुड़ा होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, यही तो स्टोरेज सिस्टम है। इसके बाद इनपुट से प्रोसेसिंग एंड प्रोसेसिंग से आउटपुट, तो यही है हमारा पूरा कंपोनेंट्स ऑफ CPU। सो लेट्स जस्ट प्ले द वीडियो। सो कंपोनेंट्स ऑफ CPU हमने देख लिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमने देख लिया है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हम देखेंगे मेमोरी क्या होती है और स्टोरेज यूनिट क्या होती है। तो अभी हमने देखा कि CPU जो है वो CPU में तीन तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला होता है मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, है ना। और एक और होती है, वो सब हम देखेंगे सारा। यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं मेमोरी क्या होती है। सो मेमोरी में कंप्यूटर मेमोरी होती है। कंप्यूटर मेमोरी 2 तरीके से होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? बेसिकली प्राइमरी मेमोरी होती है रैम और रोम। रैम का नाम आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, रोम का नाम भी आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा है, वैसे तो अब तो सिलेबस में ही आने लगा है, स्कूल्स में ही आ जाता है हमें कंप्यूटर। तो रैम, रोम, ये सब चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। रैम जो है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम जो होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। रैम के भी दो टाइप्स होते हैं, एस रैम और डी रैम। और रोम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ऐसे ही हम सेकेंडरी मेमोरी जब हम पढ़ेंगे, तब हम उसमें देखेंगे 3 तरह की सेकेंडरी मेमोरी होती है: मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। सेकेंडरी मेमोरी जिसे हम एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं। तो इसमें 3 तरीके के टाइप्स होते हैं: मैग्नेटिक स्टोरेज, ऑप्टिकल स्टोरेज और फ्लैश स्टोरेज। इन सब के भी अपने अपने टाइप्स होते हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज का HDD, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप। ऑप्टिकल स्टोरेज का CD, DVD। फ्लैश स्टोरेज का पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड। ये सब चीज़ें हम अलग से भी पढ़ेंगे, इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ इसका ओवरव्यू देख लीजिए, मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। इसके बाद हम देखेंगे कि मेमोरी को थोड़ा और मैंने अलग अलग पिक्चर्स में अलग अलग तरीके से बताने की कोशिश की है, क्योंकि मेमोरी, हम कहीं पे भी कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं ना, तो हमें एक चीज़ प्रॉपर वे में नहीं मिलती है। तो इसीलिए मैंने कोशिश की है कि हर तरफ से जो भी चीज़ें मुझे मिली हैं, जिसमें एक न्यू चीज़ ऐड हो गई है, वो चीज़ मैं आपके पास लेकर आऊँ, ताकि आप हर तरीके से इस चीज़ को समझ सकें। और अगर आपके पास
एक ही जगह पे सारी चीज़ें, सारे सोर्सेज की चीज़ें अवेलेबल होंगी तो फिर आपको कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी किस किस तरीके से बताई गई है। टाइप्स ऑफ मेमोरी बेसिकली बताई जाती है दो तरीके से, प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन यहाँ पर देखिए हम पढ़ रहे हैं तीन तरीके से, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी तो आप देख ही चुके हैं, सेकेंडरी भी आप देख चुके हैं। कैश मेमोरी एक डिफरेंट हमें अलग से मिल चुकी है। कैश मेमोरी भी आपने सुनी ही रखी होगी। लेकिन टाइप्स ऑफ मेमोरी में हम तीन तरीके से बेसिकली पढ़ते हैं, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ज़्यादातर लोग हमें सिर्फ दो ही तरीके बताते हैं, लेकिन ये तीन तरीके की होती है। तो कैश मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी रैम और रोम होती है। रैम और रोम के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। सेकेंडरी मेमोरी में अलग अलग एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताया गया है कि सेकेंडरी मेमोरी क्या क्या होती है। फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप्स, CD रोम्स, DVDs, हार्ड डिस्क, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, पेन ड्राइव्स और SD कार्ड्स, इन सब के बारे में हम इंडिविजुअली देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो अभी हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हमारी नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है कि कंप्यूटर मेमोरी दो तरीके की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। ये सब चीज़ें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन मेनली जो तरीका है वो हम हर तरफ से पढ़ रहे हैं ना, तो इसीलिए हमने एक मैंने ये भी पिक्चर इसमें लिया है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए आप एक चीज़ देखिएगा, एक डिफरेंस आपको मिलेगा। पहले की पिक्चर में देखिए रैम, इसके पहले भी हमने जो पिक्चर देखी थी वो भी देख लीजिए आप एक बार। इसमें हमने देखा था रैम। रैम क्या होती है फ्रेंड्स? रैम के दो टाइप होते हैं, एस रैम और डी रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए हम देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में कौन सा पिक्चर दिया हुआ था। तो इसमें देखिए टाइप्स ऑफ मेमोरी में दिया हुआ था रैम विच इज़ स्टैटिक और डायनामिक, वही चीज़ें हैं। ठीक है, अब आप थर्ड पिक्चर देखिएगा, आपको डिफरेंस समझ में आ जाएगा। थर्ड थर्ड पिक्चर मैंने क्यों ली, देखिए प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में देखिए क्या क्या है, डी रैम, एस रैम और DRD रैम। सो ये देखिए यहाँ पर डिफरेंस क्या आ गया, यहाँ पे हमने सिर्फ पढ़ा था एस रैम और डी रैम, पर यहाँ पर DRD रैम भी आ चुका है। तो इसीलिए मैंने ये पिक्चर भी लिया ताकि आपको हर तरफ से समझ में आ जाए कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और इसमें और क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पे DRD रैम एक नई चीज़ दी गई है ना। तो यहाँ पर हम सब चीज़ें इंडिविजुअली भी पढ़ेंगे। अभी आप सिर्फ ओवरव्यू देख लीजिए कि किस किस चीज़ों में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। रैम रोम तो हमको पता ही है, लेकिन और इसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए कि होता क्या है, बेसिकली इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। अब हम पढ़ते हैं अबाउट मेमोरी और स्टोरेज यूनिट। आखिरकार ये होती क्या है? दिस यूनिट कैन स्टोर इंस्ट्रक्शंस, डेटा एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स। तो आप समझ ही गए होंगे, इंस्ट्रक्शंस और डेटा इन सबको स्टोर करके रखता है। दिस यूनिट सप्लाइज इंफॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर व्हेन नीडेड। ये यूनिट जो है इंफॉर्मेशन सप्लाई करती है दूसरी यूनिट्स को कौन सी यूनिट्स को? जो दूसरी कंप्यूटर की यूनिट्स होती हैं उनको, जब उन्हें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सप्लाई का भी काम करती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट और द मेन मेमोरी और द प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसके इतने सारे नाम हैं, इसके निक नेम है इतने सारे, इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी, प्राइमरी स्टोरेज और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये भी इसे कहा जाता है। और एक और सबसे ख़ास बात, इट्स साइज़ अफेक्ट्स स्पीड, पावर एंड कैपेबिलिटी। तो इसके साइज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसका साइज़ अफेक्ट करता है इसकी स्पीड पर, पावर पर और कैपेबिलिटी पर। तो अब आप समझ गए होंगे कि मेमोरी और स्टोरेज यूनिट आखिरकार होती क्या है। साथ में अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लेना तो आप वो भी ले सकते हो ताकि आपको आंसर राइटिंग में हेल्प कर जाए। फंक्शंस ऑफ द मेमोरी क्या होते हैं? फंक्शंस ऑफ द मेमोरी यूनिट्स आर एज फॉलोज। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी आखिरकार होती क्या है। तो क्या करती है ये? इंस्ट्रक्शंस, डेटा और इंटरमीडिएट रिजल्ट्स को स्टोर करके रखती है, सप्लाई करती है इन्फॉर्मेशन टू अदर यूनिट्स ऑफ द कंप्यूटर जब नीडेड होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल स्टोरेज यूनिट, मेन मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका साइज़ है जो अफेक्ट करता है स्पीड को, पावर को और कैपेबिलिटी को। चलिए हम देखते हैं इसके फंक्शंस। तो मेन मेमोरी के फंक्शंस क्या होते हैं? इट स्टोर्स ऑल द डेटा एंड द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग। सेकेंड नंबर, इट स्टोर्स इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग। थर्ड नंबर पे, इट स्टोर्स फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग बिफोर दीज रिजल्ट्स आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस। यानी कि आउटपुट डिवाइस पर रिलीज होने से पहले ही ये फाइनल रिजल्ट्स को स्टोर करके रख लेती है। ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू मेन मेमोरी। तो जितना भी इनपुट और आउटपुट होता है वो मेन मेमोरी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि मेमोरी यूनिट्स के फंक्शंस क्या होते हैं।
चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मेन मेमोरी होती है 3 तरीके की, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। हम इन तीनों मेमोरी को पढ़ने वाले हैं। आपको पता है ना प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, रैम। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, रोम। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। मेमोरी खुद अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, पर अभी हम क्या पढ़ रहे थे, अभी हम पढ़ रहे थे CPU। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, एक के अंदर एक चीज़ें हैं और वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी। तो आप बहुत क्लियर रहेगा हमने क्या स्टार्टिंग किया था और उसके बाद हम कहाँ पहुँच गए हैं। तो मेमोरी के पहले हमने सबसे बड़ी बात स्टार्ट किया था CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज़ द कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो हमारा चैप्टर चल रहा है कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें हम पढ़ रहे थे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट प्रोसेसिंग यूनिट और फिर आउटपुट प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर हमने पढ़ा था मेमोरी यूनिट, उसके बाद कंट्रोल यूनिट, उसके बाद फिर हम एक और चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो वो सब चीज़ों के लिए हमने सबसे पहले नंबर पे मेमोरी और स्टोरेज यूनिट को स्टार्ट किया था। मेमोरी और स्टोरेज यूनिट, अब हम पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे 3 तरीके की होती है, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। ये तीनों ही अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है फ्रेंड्स, इसीलिए मैं इसको पूरा कवर नहीं करूँगी। आज के क्लास में हम सिर्फ पढ़ेंगे कैश मेमोरी तक। तो कैश मेमोरी हम देख लेते हैं। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी होती है, अच्छा क्या होती है कैश मेमोरी। बेसिकली कैश मेमोरी सुनते से ही ना हमें ऐसा लगता है यार ये होती क्या है। वैसे तो मेमोरी हम सिर्फ 2 ही तरीके से पढ़ते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, पर कैश मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। और इसको जब आप समझोगे तो आपको समझ में जाएगा कि ज़्यादातर यूज तो कैश मेमोरी का ही होता है। कैश मेमोरी बेसिकली होती क्या है, ये CPU की मेमोरी होती है। हाई स्पीड मेमोरी होती है CPU की, जो कि एक्सेस करती है सारे रेगुलर रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्विकली, सबसे ज़्यादा जल्दी से यही कैच करती है। ये जो मेमोरी होती है टाइपिकली इंटीग्रेटेड होती है, किस चीज़ से, CPU के चिप से इंटीग्रेटेड होती है। इसका पर्पस होता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस और डेटा को स्टोर करके रखना और उनको रिपीटेडली यूज़ करना उन ऑपरेशंस में जिनको बार बार यूज़ किया जा रहा है। तो ये होती है कैश मेमोरी। ये देखिए आपको इसकी पिक्चर वगैरह दिख रही होगी। कैश मेमोरी में CPU में जो L1 कैश होता है, यहाँ पे L2 कैश होता है और ये मेमोरी में चले जाता है। ये प्रोसेसर पैकेज होता है। तो हम कहाँ चले गए थे, हम पीछे वाली स्लाइड पर चले गए थे। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें आपको एक डायग्राम के थ्रू बताया गया है कि किस तरीके से ये मेमोरीज अटैच्ड होती हैं एक दूसरे से या को रिलेट करती हैं एक दूसरे के साथ। तो जो आउटर सर्कल है वो बताता है स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा रैम, विच इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो फिर हमें मिलेगी कैश मेमोरी। उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा CPU। तो इस तरीके से ये एक दूसरे से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट नंबर पे हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनका काम चलता है। तो CPU के बाद जस्ट बात आती है कैश मेमोरी, और ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। जैसे ही CPU में कुछ वर्क होता है सबसे पहले कैश मेमोरी उस पर वर्क करती है, तो सबसे फास्ट कैश मेमोरी कहलाती है वर्किंग में। इसके बाद फिर अगर हम जाएंगे तो कैश मेमोरी के बाद सबसे पहले वर्क करती है मेन मेमोरी। तो मेन मेमोरी थोड़ा सा कैश मेमोरी के मुकाबले स्लो वर्क करती है। इसके बाद फिर अगर हम और आगे जाएंगे तो हमें मिलेगी सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क, जो कि सबसे स्लोअर काम करती है। सबके अपने अपने वर्क, सबके अपने अपने फंक्शंस होते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कैश मेमोरी बहुत फास्ट वर्क करती है, इसीलिए हम इसको सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी भी कहते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे रैंडम एक्सेस मेमोरी, पर रैंडम एक्सेस मेमोरी आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो ये क्लास नंबर 5 का टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया क्लास नंबर 4 हमने स्किप कर दी थी, तो क्लास नंबर 5 में हम पढ़ रहे हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो आज हम रैंडम एक्सेस मेमोरी यहीं पर कंटिन्यू करेंगे, ये आपकी क्लास नंबर 5 हो जाएगी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में देखिए हम क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले अब रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, अभी तक तो हमने कैश मेमोरी पढ़ ली थी, चलो ठीक है कैश मेमोरी तो हमने पढ़ ली है। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होती है, बेसिकली ये प्राइमरी मेमोरी होती है। और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो मेन मेमोरी होती है वो प्राइमरी मेमोरी के रूप में भी दिखाई जाती है ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। मेन फंक्शन होता है प्राइमरी मेमोरी का इज़ टू प्रोवाइड हाई स्पीड प्रोवाइड करना स्टोरेज एरिया को, जहाँ पर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस दे रहा है और डेटा स्टोर हो रहा है, जो कि CPU से एक्सेस किया जा रहा है। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को इनिशिएट करने के लिए, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना यानी कि उसको आउटपुट देना। मेन मेमोरी क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स होती है, जो कि मैनेज करती है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो देखिए आप ये सब देख रहे होंगे, यहाँ पे जो चिप दी गई है वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है। मैं इसको आपको बता देती हूँ कैसे। ये जो है ये आपकी दी गई है रैंडम एक्सेस मेमोरी। कलर हम दूसरा ले लेते हैं, लेट अस टेक येलो कलर, ओके दिस येलो। तो ये आपकी जो चिप है ये रैंडम एक्सेस मेमोरी की चिप है। और साथ ही में यहाँ पर दिया गया है रैम इज़ कंसीडर्ड एज प्राइमरी मेमोरी, सी हियर।
रैम इज़ कंसिडर्ड एज प्राइमरी मेमोरी एंड हार्ड डिस्क इज़ कंसिडर्ड एज सेकेंडरी मेमोरी। तो ये जो हार्ड डिस्क होती है ना फ्रेंड्स, ये होती है सेकेंडरी मेमोरी, और रैम जो है ये चिप जैसी, ये होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप आपको रैम थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। रैम बेसिकली ये चिप होती है। मैंने सोचा कि इसकी पिक्चर भी आपको दिखा दी जाए। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रैम को और भी अच्छे से। तो रैम बेसिकली क्या होती है? तो रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये होती है बेस्ट नोन फॉर्म ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी का सबसे बेस्ट नोन फॉर्म होता है। रैम को कंसीडर किया जाता है रैंडम एक्सेस से। इसके नाम से आप समझ जाओगे कि इसका काम क्या है, रैंडम एक्सेस, बिकॉज आप इसको एक्सेस करते हो मेमोरी सेल में डायरेक्टली। अगर आप रो और कॉलम से सेल के रो और कॉलम में इंटरसेक्ट करवाते हो तो फिर आपको डायरेक्टली ये मेमोरी एक्सेस कर सकते हो। अगर हम इसका अपोजिट पढ़ें, रैम का अपोजिट अगर हम पढ़ेंगे तो ये होती है सीरियल एक्सेस मेमोरी। अगर आपसे कोई बोले कि सीरियल एक्सेस मेमोरी क्या होती है, रैम से इसका क्या कनेक्शन है, तो आप बोलोगे जस्ट अपोजिट ऑफ रैम इज सैम। सो सीरियल एक्सेस मेमोरी, सैम क्या करती है? सैम स्टोर करती है डेटा को। कैसे? मेमोरी सेल के सीरीज़ से, जो कि सिर्फ सीक्वेंशियली एक्सेस की जा सकती है। डेटा इसमें करंट लोकेशन में नहीं होता है। हर मेमोरी सेल को चेक किया जाता है। कब तक चेक किया जाता है? जब तक चेक किया जाता है जब तक हमें डेटा मिल नहीं जाता। सैम वर्क करता है बहुत ही अच्छे से मेमोरी बफर्स में, जहाँ पर डेटा नॉर्मली स्टोर किया जाता है इन द ऑर्डर in which it will used as an example texture buffer memory on a video card। आपने सुना होगा वीडियो कार्ड में मेमोरीज होती हैं, तो वीडियो कार्ड में जो मेमोरी होती है टेक्सचर बफर मेमोरी, इसमें ये बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है। ये इसका गुड एग्जाम्पल है सैम का। तो रैम डेटा ऑन द अदर हैंड वो कैसे भी ऑर्डर में एक्सेस किया जाता है। तो रैम और सैम का डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रैम। तो टाइप्स ऑफ रैम क्या होते हैं? रैम विच इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसके दो तरीके के मेन टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंड नंबर पे डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी भी दो तरीके की होती है, एस रैम एंड एस बी एस रैम। डी रैम भी दो, डी रैम चार तरीके की होती है, एफ पी एम डी रैम, ई डी ओ डी रैम, बी ई डी ओ डी रैम, एस डी रैम। इन सब के फुल फॉर्म्स भी मैं बताऊंगी और इन सब के बारे में भी मैं बताऊंगी। आप चिंता मत करिए, बस बने रहिए कोर्स के साथ। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एस रैम। तो एस रैम क्या होती है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके नाम से आप समझ रहोगे कि ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसमें हम डेटा को रिटेन करते हैं। इसमें हम डेटा को क्या करते हैं? रिटेन करते हैं इन इट्स मेमोरी एज लॉन्ग एज पावर इज़ बीइंग सप्लाइड। यानी जब तक पावर आपको मिल रही है तब तक आप इसके डेटा को रिटेन कर सकते हो, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाएगा वैसे ही डेटा आपका इसमें से चला जाएगा या रिटेन नहीं हो पाएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ एस रैम क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ एस रैम होता है, मेनली होता है ए एस रैम विच इज़ ए सिंक्रोनस स्टैटिक रैम। अब ये क्या होता है? ए सिंक्रोनस स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जिसमें हम एक ही टाइम पर वर्क, बहुत सारी मल्टीपल चीज़ें नहीं कर सकते। ए सिंक्रोनस का मतलब ही होता है नॉट हैपनिंग एट द सेम टाइम। तो आप समझ गए होंगे एस रैम क्या होता है। एस रैम और डी रैम आपको अभी और क्लियर हो जाएगा जब मैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अभी हम पढ़ते हैं डी रैम। डी रैम क्या होती है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या करती है? डेटा को स्टोर करती है, ईच बिट ऑफ डेटा को स्टोर करती है मेमोरी सेल में। एस रैम ने क्या किया था? वो डेटा को रिटेन कर रही थी। यहाँ पर ये क्या कर रही है? ये स्टोर कर रही है ईच बिट ऑफ डेटा को इन अ मेमोरी सेल। यूजुअली क्या करती है? ये छोटे छोटे कैपेसिटर और ट्रांजिस्टर को कंजिस्ट करती है, और दोनों ही कैसे बने होती हैं? ये मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर से टेक्नोलॉजी के थ्रू बने होते हैं। टाइपिकली ये इस पर ही बेस्ड होते हैं, टाइपिकली बेस्ड ऑन MOS, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। तो MOS टेक्नोलॉजी या MOS टेक्नोलॉजी अगर आपसे कोई कहता है तो ये होती है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। चलिए हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जिसमें हम देखेंगे डी रैम के टाइप्स क्या होते हैं। तो डी रैम के टाइप्स होते हैं FPM डी रैम विच इज़ फास्ट पेज मोड डायनामिक रैम। EDO डी रैम क्या होती है? एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट डी रैम। BEDO डी रैम क्या होती है? बर्स्ट EDO डी रैम। SD रैम क्या होती है? सिंक्रोनस डी रैम। तो अगर हम इन सब के बारे में देखेंगे तो पहले ही देखिए हमने क्या देखी है,
हमने पहले नंबर पे देखा है FPM DRAM। FPM DRAM क्या बोलता है? ये बोलता है फास्ट पेज मोड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी होती है जो बार बार रिफ़्रेश, इसमें बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है, हमको बार बार रिफ़्रेश करना पड़ता है पेज को, ठीक है, इसीलिए इसका नाम भी है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यहाँ पर क्या है, फास्ट पेज मोड, यहाँ पर फास्टनेस बढ़ाने के लिए, इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो ज़्यादा करने के लिए, हमें फास्ट करने के लिए हमने ये वाली रैम को यूज़ किया। तो ये है FPM DRAM विच इज़ फास्ट पेज मोड डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यहाँ पर सेकंड नंबर पर हम पढ़ने वाले हैं EDO DRAM विच इज़ एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट DRAM। इनके नाम से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज़ है। तो ये है डेटा आउटपुट को एक्सटेंड करने वाली डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो क्या है ये है एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट, और डेटा आउटपुट को एक्सटेंड करने वाली डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। BEDO DRAM अगर हम पढ़ें तो ये है बर्स्ट EDO DRAM, ये है बर्स्ट EDO DRAM, यानी कि बर्स्ट एक्सटेंडेड डेटा आउटपुट डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट है SDRAM विच इज़ सिंक्रोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सिंक्रोनस का मतलब आपको पता होना चाहिए कि मल्टीपल चीज़ें एक साथ हो सकती हैं इसमें। डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी ऐसी मेमोरी है जिसमें सिंक्रोनस वर्क हो रहा है, यानी कि एक दूसरे से कनेक्ट करके वर्क किया जा रहा है। इन सब को और भी डिटेल में मैं बताऊंगी, पर इनके क्या है, इंडिविजुअली टॉपिक्स भी आएंगे। तो अभी तो हम ये पढ़ रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें हम पढ़ रहे हैं CPU। तो CPU में हम इनको और भी डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, इनको हम और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब आपका मेमोरी टॉपिक आएगा। तो मेमोरी टॉपिक जब आएगा तो इनको हम एक बार और अच्छे से पढ़ेंगे, और इन सब को डिटेल में विथ प्रॉपर डेफिनीशन विथ प्रॉपर एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम सिर्फ इनके ओवरव्यूज़ ही देख रहे हैं एक तरीके से, ठीक है। पर फिर भी हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे ताकि जब आप नेक्स्ट टाइम पढ़ो तो इसका आपको बहुत ही अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि व्हाट इज़ DRAM। तो चलिए हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो मैंने आपको बताया था कि हर एक साइड पे सर्च आप जब करोगे ना तो कोई चीज़ डिफरेंट मिल जाएगी, पर हम आपको सारे सोर्सेज यहीं पर लेकर आ गए हैं। तो DRAM को और भी अलग अलग तरीके से डिवाइड किया है। तो DRAM के अलग अलग टाइप्स और भी हैं, जैसे कि एसिंक्रोनस DRAM, सिंक्रोनस DRAM, डबल डेटा रेट SDRAM, रैम्बस DRAM, कैश DRAM। तो इन सब को भी हम अलग से डिस्कस करेंगे। तो अभी तो बस आप समझ लीजिए कि DRAM बहुत सारी होती हैं, तो अलग अलग टाइप्स होते हैं इनके। तो चलिए अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन SRAM एंड DRAM। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हम डिफरेंस बिटवीन SRAM और DRAM पढ़ेंगे, साथ ही में हम इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो SRAM क्या है? SRAM लोअर एक्सेस टाइम, सो इट इज़ फास्टर कंपेयर टू DRAM, यानी कि इसका एक्सेस टाइम जो है वो लोअर होता है इन कंपैरिजन टू DRAM, इसीलिए ये DRAM से ज़्यादा फास्ट वर्क करती है। DRAM का एक्सेस टाइम हायर होता है, इसीलिए ये SRAM के मुकाबले स्लो काम करती है। सेकंड डिफरेंस इज SRAM जो है वो कॉस्टलियर होती है। अगर वो ज़्यादा तेज़ काम करके देगी आपको तो ऑब्वियसली बात है वो पैसा भी ज़्यादा मांगेगी ना। तो DRAM का जो कॉस्ट है वो लेस कंपेयर टू SRAM है, यानी कि उससे कम है। अब थर्ड नंबर का डिफरेंस क्या कहता है? थर्ड नंबर का डिफरेंस कहता है कि जो SRAM है वो कांस्टेंट पावर सप्लाई मांगती है, जो कि कहता है कि टाइप्स ऑफ मेमोरी जो है वो कंज्यूम करती हैं ज़्यादा पावर। और DRAM क्या करता है? ये रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन मांगता है, मतलब इसमें कम पावर कंजम्पशन भी होगा हमें तो उसमें वर्क हो जाएगा, ड्यू टू द फैक्ट दैट इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ये क्यों होता है? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होती है वो पहले से ही कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है, जिसकी वजह से इसको कंटिन्यूस पावर सप्लाई की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं होती है। इसको रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन भी रिड्यूस्ड पावर कंजम्पशन में भी ये वर्क कर लेती है। फोर्थ डिफरेंस क्या होता है? फोर्थ डिफरेंस होता है क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इंटरनल सर्किटरी होती है, इसीलिए इसमें लेस स्टोरेज कैपेसिटी होती है कंपेयर टू द फिजिकल साइज ऑफ DRAM मेमोरी चिप। और फोर्थ नंबर पे अगर हम DRAM को देखेंगे तो ये कहती है कि ड्यू टू द स्मॉल इंटरनल सर्किटरी इन 1 बिट मेमोरी सेल ऑफ DRAM लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पर लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी अवेलेबल है, यहाँ पर लेस कैपेसिटी अवेलेबल है। फिफ्थ नंबर का डिफरेंस क्या कहता है? फिफ्थ नंबर का डिफरेंस कहता है कि SRAM के पास लो पैकेजिंग डेंसिटी होती है और DRAM के पास हाई पैकेजिंग डेंसिटी होती है। क्यों हाई पैकेजिंग डेंसिटी क्यों होती है? इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर
लार्ज स्टोरेज पाया जाता है, यहाँ पर लो स्टोरेज पाया जाता है। तो इसीलिए इसका कनेक्शन इस तरीके से बना हुआ है। तो SRAM और DRAM आप अच्छे से समझ गए होंगे कि इसका डिफरेंस क्या होता है। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, एक बार और पढ़ लीजिए, तो फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने देख लिया है SRAM और DRAM। नेक्स्ट स्लाइड पर हम देखेंगे रीड ओनली मेमोरी। तो इसके आगे की क्लास मैं कल लेने वाली हूँ, विच विल बी क्लास नंबर 6। तो यहाँ पर हमने क्लास 4 एंड क्लास 5 कंप्लीट किया, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, पर इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट मिल गई हैं, क्योंकि हमने पढ़ लिया है CPU के मेमोरी टाइप्स हमने स्टार्ट कर दिए, उसके टाइप्स हमने पढ़ लिए, रैम, रोम, कैश मेमोरी और रैम मेमोरी तो हमने अभी कंप्लीट कर लिया। अब हमें सिर्फ पढ़ना है रोम, इसके बाद हम कंप्लीट करेंगे CPU का पूरा टॉपिक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग और शेयर इट टू मोर एंड मोर, ताकि और भी लोग इसे देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका रिस्पॉन्स मुझे अच्छा लग रहा है, आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और कुछ इंप्रूवमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा, और कुछ टॉपिक जो आपको समझ ना हो तो वो भी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।